देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। अब उस शिखर सम्मेलन जो G20 का चल रहा है, उससे जो संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही कम लोग हो सकता है जानते होंगे कि आखिर इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो इसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड मतलब कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दुनिया को कि इस तरह का एक ग्रुप बनाया जाए, उन्हीं सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे। इसकी हम शुरुआत करते हैं इसकी बैकग्राउंड से। कैसे? देखिए, 1973 में एक युद्ध होता है, अरब और इजराइल वार। अरब इजराइल वार युद्ध होता है। उस अरब इजराइल वार का परिणाम आपको सबको पता है कि इजराइल जो है 6 अरब कंट्रियों को 6 दिन में हरा देता है। अब जब वो वार शुरू होता है तो उस वार में क्या होता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो USA, कनाडा या फ्रांस वगैरह ये देश है, ये देश इजराइल को हथियार मुहैया कराते हैं, हथियार जो है वहाँ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस हथियार उपलब्ध कराने के विरोध में जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री उन देशों को जो ऑयल की सप्लाई है वो बंद कर देती है। अब जब किसी देशों को जो अर्थव्यवस्था, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हों, उनको यदि एकदम से एनर्जी का सोर्स मिलने जो बंद हो जाए, उनको ऑयल मिलना बंद हो जाए, तो उनकी अर्थव्यवस्था जो है, जब किसी भी देश की चरमरा सकती है, उनकी भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, एकदम बहुत इफेक्ट पड़ा। तो उन देशों ने फिर आपस में मिलकर, जो सेम माइंडेड कंट्री थी और उस समय की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने आपस में मिलकर एक निर्णय लिया कि किस तरह से हम इस तरह की अगर कंडीशन फ्यूचर में, भविष्य में आती है तो हम उससे कैसे बचा जा सके। तो उसी के लिए, उसी से निपटने के लिए उन्होंने एक ग्रुप का जो है फॉर्मेशन करा, जिसको कहा गया G7 ग्रुप। वही G7 ग्रुप बाद में जाकर G8 ग्रुप बना। G7 ग्रुप में देखिए कौन कौन से देशों ने मिलकर वो ग्रुप बनाया था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, UK और USA, इन देशों ने मिलकर G7 ग्रुप बनाया। और फिर 1998 में इन्हीं देशों ने मिलकर बाद में जाके रशिया को शामिल करा और इसको G8 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब ये G8 में कन्वर्ट था ग्रुप। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे हमारे देश में भी 1991 में LPG रिफॉर्म आई। LPG रिफॉर्म मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसको ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले गए। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पूरी दुनिया को एक तरीके से जोड़ने का। अब ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव ये हुआ, किसी एक देश में आर्थिक संकट आते थे उसके परिणाम जो है दूसरे देशों को भी भुगतने होते थे, उसके असर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर मिलता है। तो उसी तरह 1997 में एक एशियाई आर्थिक संकट आता है, एशियाई वित्तीय संकट आता है। कहाँ पर आता है एशिया वित्तीय संकट? एशिया के इस भाग में, पूर्वी भाग में। ये देश क्या करते हैं, ये इनमें से जैसे इंडोनेशिया वगैरह ये कुछ देश अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, विदेशी निवेश के लिए क्या करते हैं कि अपनी जो मुद्रा है, जो उनकी जो करेंसी है, उसका अवमूल्यन कर देते हैं। अवमूल्यन कैसे? देखिए समझिए, अवमूल्यन का मतलब होता है जैसे यदि $1 80 रुपये के बराबर, जैसे अवमूल्यन का मतलब बेसिकली वही, जैसे आप अपनी न्यूज़ में भी देखते होंगे कि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया गिर गया, रुपया ऊपर चढ़ा गया। जो वही अगर आप जानते हैं तो आपके आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, यदि जैसे $1 80 रुपये का है, अब यदि $1 85 रुपये का हो जाए तो यहाँ पर मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। तो इन देशों ने क्या करा, वहाँ के कुछ देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा की वैल्यू को घटाकर, जिसको टेक्निकल भाषा में अवमूल्यन कहा जाता है, अवमूल्यन कर दिया। अब अवमूल्यन उन्होंने करा क्यों? अवमूल्यन करने का बेसिकली उनका ये था कि अवमूल्यन से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखिए, अब यदि कोई विदेशी निवेशक आता है, अपने पास $1 लेकर आता है, अब $1 में यदि उसको 80 रुपये मिल रहे हैं, अब कुछ देश जो अवमूल्यन कर देते हैं वो यदि $1 में 85 रुपये देने लगे तो उनको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जब 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो उस देश में रहकर 5 रुपये की चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं। जब ज़्यादा 5 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हैं तो उस माल को बाहर ले जाकर वो बेचेंगे तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इस लालच में जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश उस देश में बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में इस अवमूल्यन के साथ साथ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तब इसके सकारात्मक परिणाम जो है हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उन्होंने और उसकी संभावनाओं पर, जो उसके और चीज़ें थी उन पर ध्यान न देकर सिर्फ अवमूल्यन पर फोकस करा और इसके उन्हें नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़े, जिसपे देश में चरम बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का जो गिरना वो शुरू हो गया। अब चूँकि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ थी तो इसके जो परिणाम थे पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। तब इन देशों ने, G8 ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम दुनिया के और अर्थव्यवस्थाओं को भी अपने इसमें शामिल करें। तब उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, एक G20 नाम का एक इस तरह का ग्रुप बनाए, बाकी जो दुनिया की जो रीजनल पावर थी, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, उनको शामिल करके इस ग्रुप का निर्माण किया गया। स्थापना कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। 1999 में स्थापना होती है तो तभी इसका एक सम्मेलन होता है जर्मनी में। सम्मेलन होता है सिर्फ शिखर सम्मेलन नहीं, जो सम्मेलन हमारे यहाँ पर हो रहा है वो उस तरह का नहीं। सम्मेलन होता है 1999 में सिर्फ सम्मेलन। सम्मेलन मतलब उस देश के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई होगी, या हो सकता है उसके सेंट्रल बैंकों के अध्यक्षों की जो बैठक हुई होगी।
अब लेकिन 2008 में फिर एक आर्थिक संकट आता है दुनिया में, इकोनॉमी जो मंदी का दौर आता है। फिर मंदी के दौर के बाद ये देश एक्टिव होते हैं और फिर शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। शिखर सम्मेलन मतलब उस देश के प्रेसिडेंट या उस देश के जो प्रधानमंत्री है वो आपस में मिलकर चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी में हमें सुधार करने हैं, किस तरह से दुनिया को हमें मतलब बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह 2008 में शिखर सम्मेलन की शुरुआत होती है और जो पहला शिखर सम्मेलन है 2008 में वो वाशिंगटन DC में USA में होता है। अब इसका मुख्यालय की बात आती है कि मुख्यालय इसका कहीं नहीं होता। मुख्यालय इसका कहाँ होता है? मुख्यालय वहीं होता है जहाँ इसका शिखर सम्मेलन होता है। जैसे ये देखिए, ये ट्रोइका मतलब पिछले लास्ट ईयर किस देश में सम्मेलन हुआ, प्रेजेंट में कहाँ हो रहा है और फ्यूचर में कहाँ होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जहाँ तीनों देश शामिल होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रोइका। तो भारत इस साल कहाँ हो रहा है? भारत में, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में। नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा? ब्राज़ील में, तो मुख्यालय कहाँ होगा? ब्राज़ील में। अब यहाँ पर इसको एक चीज़ हो रही है इसमें, इसको बड़ी मतलब बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, भारत के लिए। ऐसा नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। रूटीन प्रोसेस मतलब भारत का नंबर इस साल आया, ऐसा नहीं होता तो अगले साल आता, अगले साल नहीं आता तो 2025 में आता। ये एक रूटीन प्रोसेस है, एक साइकिल है, साइकिल की तरह सबका जो है नंबर जो है घूम फिर के आना है। 2025 में जो 2 देश अभी बचे हैं, एक ब्राज़ील बचा है, एक साउथ अफ्रीका बचा है, जो 2024 में और 2025 में अपने जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी और इस तरह 2042 या 43 के आसपास जो है भारत का फिर से नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि सिर्फ ये है कि हम इसको किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न करा पाते हैं, किस तरह से हम उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, बस उसमें जो उपलब्धि है वो ये है। अब देखिए, इस देश को मतलब इनको इतने महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों आखिर G20 को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है? महत्व इसलिए दिया जाता है, देखिए आप देखिए कि जो पूरी दुनिया का व्यापार है उसका 75 से प्लस ये 20 देश आपस में मिलकर करते हैं। जो पूरी देश के पास GDP है, GDP से बस ये समझ लीजिए कि पूरे देश जो मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, या बस ये समझ लीजिए देशी भाषा में कि देशों के पास जो पैसा है 85% इनके पास है। और पूरे देश, दुनिया की जो आबादी है उसका 2/3 से ज़्यादा, 65% से ज़्यादा, लगभग 66% से भी ज़्यादा जो आबादी है इन देशों में निवास करते हैं। इसलिए ये देश जो भी फैसला लेते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। ठीक, अब देखिए कौन कौन से देश शामिल हैं। G8 वाले देश तो शामिल हैं इसमें, बाकी जिसमें 12 देश और शामिल हुए हैं। 12 देश मतलब 11 देश और प्लस एक यूरोपियन यूनियन। कौन कौन से? देखिए, शुरुआत करते हैं महाद्वीप से। आप जानते हैं कि 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है, वहीं से देश को उठाते हैं ताकि ये याद हो जाए। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से सिर्फ एक देश आता है निकलकर, कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक देश आता है, ऑस्ट्रेलिया। और जो अमेरिका है यानी कि नॉर्थन अमेरिका और साउदर्न अमेरिका, इन देशों से जो भी इन दोनों महाद्वीप में बड़े बड़े देश हैं उन दोनों को ले सकते हैं। उन दोनों में से जो बड़े बड़े देश हैं उनको ले सकते हैं। कनाडा है, USA है, मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यानी कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका से 5 देश शामिल है। यूरोप से 4 देश तो ये शामिल है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK। जो वहाँ की सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो शामिल है, जर्मनी, इटली, फ्रांस और UK, प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। बाकी जो यूरोप के देश है वो यूरोपीय यूनियन के रूप में इसमें शामिल है। अब बचता है एशिया। एशिया से 8 देश शामिल है। 8 देश देखिए कौन कौन से? रशिया, चाइना, इंडिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। इस तरह से ये 8 देश एशिया से शामिल है। अब इसकी जो अगर कैसे इनको याद करें, याद करने की जो इनकी आसान ट्रिक है वो देखिए ये है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में, बस यहाँ तक इसको याद कर दीजिए, में जॉब करती है। अब देखिए क्या है, जी, जर्मनी, USA, रशिया और UK, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया और टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना और इटली। क्योंकि आई क्या है, आई 3 आ रहे, एक आई से इटली है, एक से इंडोनेशिया है और एक से इटली, इंडोनेशिया और एक से अपना इंडिया। ठीक, और मैक्सिको और यूरोपीय यूनियन। इस तरह से ये 20 देश है जिनको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्थायी सदस्य भी है, स्थायी अतिथि सदस्य, मतलब कुछ ऐसे सदस्य, मेहमान सदस्य जो हर जहाँ भी देश में सम्मेलन होगा वहाँ पर शामिल होंगे ही होंगे। उसमें एक है स्पेन, और इसी सम्मेलन की खास बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको भी स्थायी अतिथि का दर्जा मिल चुका है। अब ये काम किस तरह से करता है? काम देखिए, इसमें 2 ट्रैक काम करते हैं। 2 ट्रैक मतलब एक वित्त ट्रैक नाम है, एक शेरपा ट्रैक नाम है। वित्त ट्रैक मतलब वित्त ट्रैक में सदस्य देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं या उस देश के सेंट्रल बैंकों के जो अध्यक्ष होते हैं, वो सेंट्रल बैंकों के अध्यक्ष जो है मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। और जो शेरपा ट्रैक है, शेरपा ट्रैक मतलब हर देश का अपना एक अलग शेरपा होता है। वो शेरपा आपस में मिलते हैं, उस शेरपा मतलब उस देश को जो रिप्रेजेंट करता है, वो शेरपा आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या निर्णय लिए जाने हैं, क्या फैसले लिए जाने हैं।
अब देखिए इसको देखिए लोगों को, ये इसका लोगो है और ये इसकी टैगलाइन थीम है। देखिए लोगो क्या है, कमल के फूल पर पूरे ग्लोब को दर्शाया गया है। इसका जो सांकेतिक अर्थ है वो सांकेतिक अर्थ ये है कि कैसे हम चुनौतियों के साथ साथ चुनौतियों को पार करते हुए कैसे हम विकास की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, ये इसकी जो है थीम है। अब देखिए इसमें कमल की जो पंखड़ी है, जो 7 पंखड़ी आपको दिखाई दे रही होंगी, ये 7 पंखड़ियाँ 7 दुनिया के जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। अब जो इसकी जो टैगलाइन है या थीम जो है देखिए वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ बेसिकली बस ये है कि जो पूरी दुनिया है वो एक गाँव है, सब आपस में मिले हुए हैं, एक अर्थ है, एक ही परिवार है और सबका एक ही भविष्य है। ये है इसके जो लोगों का जो सांकेतिक अर्थ था या छिपा हुआ अर्थ था वो ये। अब देखिए इससे संबंधित कुछ सवाल हैं या कुछ प्रश्न हैं, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए G20 की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1999 में, ठीक। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ? देखिए यहाँ ध्यान रखिए, पहला सम्मेलन और पहला शिखर सम्मेलन, सम्मेलन कब हुआ? पहला 1999 में, लेकिन शिखर सम्मेलन पहला कब हुआ? शिखर सम्मेलन 2008 में, ठीक। कौन G20 का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा देश है जो G20 का हिस्सा है? पाकिस्तान है? नहीं है। स्पेन है? नहीं है। स्पेन स्थायी अतिथि है, हर जगह तुम्हें जहाँ भी सम्मेलन होगा वहाँ आपको स्पेन मिलेगा, उपस्थित मिलेगा, लेकिन वो स्थायी अतिथि के रूप में, स्थायी मेहमान के रूप में है। अर्जेंटीना इस देश का इस ग्रुप का हिस्सा है, आयरलैंड इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। देखिए जो भारत में होने वाला सम्मेलन है वो नंबर में कौन सा नंबर है? ये है हमारा 18वां नंबर। 19वां कहाँ होगा? 19वां होगा ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। और भारत में सम्मेलन स्थल का नाम क्या है? जो भारत में दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है बैठ रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह देखिए ये जो जगह है, इस जगह सबकी मीटिंग हो रही है, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है भारत मंडपम। भारत मंडपम। इस मंडपम के आगे लगभग 28 से 26 फुट की जो एक मूर्ति है, जो मूर्ति है नटराज की। किसकी? नटराज की मूर्ति। अगर पूछे कि भारत मंडपम के आगे जो मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है? वो मूर्ति है नटराज की। अब ये नटराज मूर्ति जो है ये जिस मुद्रा में खड़ी है, जिस फॉर्म में ये खड़ी है, इस फॉर्म को कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा मतलब त्रिभंग मतलब बॉडी को 2 जगह से मोड़ा जाता है और 3 इसकी दिशाएं बनती हैं। देखिए जैसे ये देख रहे होंगे आप, इधर जा रही है ये वाली बॉडी का पार्ट, इधर आ रहा है और फिर नीचे वाली बॉडी का पार्ट इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम त्रिभंग मुद्रा, ठीक। इस तरह से हमने G20 वाला जो सारा ग्रुप था, इस तरह हमने जो G20 की जो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि को जाना, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जाना। आशा करता हूँ कि ये समझ आया होगा। मिलते हैं आपके नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।